हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जो कि है 8वीं कक्षा की भूगोल की। आज से हम 8वीं कक्षा की भूगोल शुरू करेंगे, जिसका पहला जो अध्याय है वो है संसाधन, और इस बुक का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलिए संसाधन एवं विकास के बारे में जानते हैं। तो पहला अध्याय है हमारा संसाधन। यहाँ ना मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। तो इनकी जो अम्मा की जब ये मदद करते हैं तो ये क्या देखते हैं, इन सभी चीज़ों को देखो। उनकी माता जी कह रही हैं हाँ कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। लेकिन ये कौन कह रहा है? तो ये मोना और राजू साफ कर रहे हैं, तो मोना राजू से कह रही है। तो फिर इसके बाद ये क्या होता है कि इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ये अम्मा ने कहा। तो ये संसाधन है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से ये किसने पूछा? राजू ने। तो जब अम्मा ने कहा कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ये सब क्या है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ये संसाधन है, तो राजू उनसे पूछते संसाधन क्या है। तो अम्मा से जब राजू ने पूछ लिया है ये, तो अम्मा ने क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो क्या है? वो है संसाधन। क्या है वो? संसाधन। तो चलते हैं आगे। अगर आपको संसाधन समझ में आ गया हो तो यहाँ ये कह रहे हैं अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की आपको सूची बनानी है। तो चलिए जरा जल्दी से बना दीजिए। आप अपने चारों ओर देखो और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे कि क्या 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 संसाधन है। जब आपको प्यास लगती है तो जो जल पीते हो आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस रिक्शा का आप यूज कर रहे हो, या पाठ्यक्रम जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, जैसे कि हम अभी संसाधन का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया ना, वे भी क्या हैं? वो भी एक संसाधन है। तो देखिए यहाँ आपको ये चीजें पढ़ के क्या पता चल रहा है? जल संसाधन है, इलेक्ट्रिसिटी संसाधन है, रिक्शा संसाधन है, आपकी बुक या उसका चैप्टर संसाधन है, जो नाश्ता बनाने में सब्जियां हैं वो भी संसाधन है। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? तो वो क्या है कि आप इन सबको यूज कर सकते हो। तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, ये कॉमन बात है। तो इसीलिए वे उपयोगी है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, यानी कि वो कितनी यूजफुल है या आप उसे कितना यूज कर रहे हैं, अथवा प्रयोज्यता, उसे एक संसाधन बनाती है। अब ना जब ये सारी बात हो गई कि संसाधन क्या है, तो राजू की जिज्ञासा बढ़ी और वो क्या जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन बनती कैसे है। तो इसका जो रिप्लाई है, इसका जो जवाब है, उनकी माता जी कैसे दे रही हैं। तो अम्मा ने अपने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो इसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन क्या होते हैं? तो ये मूल्यवान होते हैं। ऐसा किसने बताया है? तो माताजी ने, यानी कि अम्मा ने बताया। अब ये मूल्य का अर्थ महत्व होता है, तो कुछ संसाधनों का ना आर्थिक महत्व होता है, और जबकि कुछ संसाधनों का क्या होता है? आर्थिक महत्व नहीं होता। तो ये आर्थिक महत्व है और नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे धातुएं हैं, तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन वहीं अगर आप कोई सीन देख रहे हैं जो आपकी आंखों को बहुत सुंदर लग रहा है, जो आपको बहुत ठंडक दे रहा है, तो उसका तो कोई आर्थिक मूल्य नहीं है ना, लेकिन वो भी क्या है? वो भी संसाधन है, क्योंकि वो आपकी आंखों के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। तो परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण तो हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मूल्यवान का आपको मतलब समझ में आया होगा। कुछ संसाधन ना समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब जैसे आपकी किसी दादी का, मतलब किसी दादी का नहीं, आपकी दादी का कोई नुस्खा जो है वो क्या होता है कि कोई उसका वाणिज्य मूल्य नहीं है, उसका तो कोई मतलब कोई कॉस्ट नहीं होती है, कोई आपको कुछ पे नहीं करना है, आपकी दादी जी ने आपको कोई नुस्खा दिया और आपने उसे यूज कर लिया है। लेकिन यदि आप उसको पेटेंट करवा लोगे ना, और उसके बाद अगर आप किसी मेडिकल फॉर्म में उसे बेच रहे हैं, तो वे क्या होता है? आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है। तो किसी भी चीज को पहले क्या करना होगा? पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या है? तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्या बताया है कि इसका तात्पर्य है कि किसी विचार या किसी आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेटेंट।
तो मैं उम्मीद करती हूँ पेटेंट का आपको मतलब समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। यहीं पर एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, अब ये प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने, मतलब किसी काम को करने या किसी वस्तु को बनाने में ना नवीनतम ज्ञान का जो आप प्रयोग करते हैं, मतलब अनुप्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो चलिए जरा देखते हैं समय और प्रौद्योगिकी, मतलब किसी चीज को और अच्छे से बेहतर तरीके से करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या? समय और प्रौद्योगिकी, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए टाइम भी चाहिए किसी भी चीज को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए, और आपको क्या, कोई टेक्निक चाहिए, है ना, प्रौद्योगिकी चाहिए। तो दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। क्या दोनों? यहाँ दोनों की किसकी बात हो रही है? मैं रिपीट कर देती हूँ कि समय की बात हो रही है और प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। तो दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है और ये दोनों आपकी आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग ना स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग मतलब हम क्या करते हैं? किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, टाइम देते हैं और उसको अपने यूज के लायक बनाते हैं। तो इसीलिए हम भी एक संसाधन है। लेकिन क्या है कि लोगों के विचार, ज्ञान और जो आविष्कार और खोज ही जो है ना, ये ही क्या करती हैं? अधिक संसाधनों की रचना करती हैं। यानी कि हम ही करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार जो होता है ना, बहुत से अन्य खोज और आविष्कार जो है ये होते रहते हैं। मतलब आपने एक चीज खोजी और उसके बिहाफ पे फिर आप कुछ और चीज भी बनाते हैं। अब ये लाइन ना थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी कि पहले एक चीज खोजी फिर दूसरी क्या खोज ली। तो देखिए इसका सिंपल सा इन्होंने आपको एग्जांपल भी बताया। जैसे सबसे पहले क्या हुआ? हमने आग को खोजा, है ना, कि आग कैसे जलाई जाए। और जब हमने आग जलाना सीख लिया तो हमने क्या किया? फिर हमने खाना बनाना, उसकी पद्धति सीखी। तो क्या है? पहले एक की खोज हुई और फिर उसके बाद दूसरी चीज को खोजा गया। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब यहां क्या है कि आग की खोज से खाना बनाने के मतलब खाना पकाया आपने और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, ठीक है। जबकि जब आपने पहिए के आविष्कार से क्या किया, मतलब पहले तो आपके पहिए का आविष्कार हुआ और उसके बाद परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक चीज का विकास होता है तो फिर उसके बाद दूसरी चीज का विकास हो जाता है। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे और हम क्या देखते हैं कि जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ना ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। तो आगे चलें। ओके, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये माता जी हैं, वो क्या कहती हैं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं, मतलब हम भी क्या हैं, एक संसाधन है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं कि संसाधन जो आपने ये तो देख लिया कि हाँ भाई संसाधन है और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो जो भी चीज हमारे लिए यूजफुल है वो क्या है, वो संसाधन है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो संसाधन है ना, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मतलब जो प्रकृति से आपको मिले हैं, और मानव निर्मित यानी कि जिनको हमने बनाया है वो भी हो सकते हैं। तो मानव में आप इनको प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत कर सकते हैं। मानव मतलब हम भी तो अपने आप में एक संसाधन है क्योंकि हम ही तो ये चीजें खोज रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्राकृतिक क्या है? जो हमें अपने आप मिला है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में हम जिन चीजों को ला रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे कि हवा क्या है, हम सांस ले रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जल, जो कि हमें नदियों में मिल रहा है, झीलों में मिल रहा है। और इसके बाद मिट्टी या मिनरल्स, खनिज, ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से ना बहुत से प्रकृति ने हमें निःशुल्क, मतलब ऐसे ही गिफ्ट कर दिए हैं और सीधे ही हम इनको क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हमें हो सकती है, और जब हमें इनकी आवश्यकता होती है तो फिर हम उसको चेंज करते हैं। फिलहाल प्राकृतिक जो संसाधन है ना को विस्तृत रूप से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से, मतलब जल्दी से दोबारा से बन सकते हैं, नवीकृत किए जा सकते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं, दोबारा आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय क्या है? जो मतलब जिनको बनने में बहुत टाइम लगा है और अगर एक बार वो समाप्त हुए तो वो दोबारा आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या है, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ तो असीमित है, मतलब आप यूज करो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं हो रहा है। अब वो क्या है? तो जैसे
आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है, जैसे हवा जो बह रही है उसकी जो ऊर्जा है, तो ये क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा यानी कि मिट्टी और वन का हम क्या करते हैं, हम लापरवाही से यूज करते हैं, और इससे जो है ना इनके भंडारों को काफी प्रभाव पड़ रहा है, हम उनको प्रदूषित कर रहे हैं, तो जिससे वो यूज करने लायक नहीं रहेंगे। तो जल जो है ना असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, मतलब लिमिटेड है, आपको ऐसा मानना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका इस तरीके से मिसयूज करते रहे ना जिस तरह से आजकल हम करते हैं, तो वो फिर खत्म हो जाएगा। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जो जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। तो कभी इसको आप ऐसा मानते थे कि ये क्या है, नवीकरणीय है, बस यूज करो और मिलता है, फिर यूज करो और मिलता जाता है, लेकिन आपको अब क्या है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना होगा, संभल कर यूज करना होगा। बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। अब ये अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो अनवीकरणीय का सिंपल सा क्या है कि इनके जो भंडार हैं वो सीमित है ना। भंडार एक बार अगर समाप्त हो गए तो उनके नवीकृत होने में बहुत लंबा, मतलब हजारों साल लग जाएंगे। तो जिस चीज को हजारों साल लगेंगे वो आपको तो दोबारा मिलने वाले नहीं है, और आपकी 2-5 जनरेशन को भी, 7 जनरेशन को भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, ये अनवीकरणीय है। ठीक है, तो इनको हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये अवधि मानव जीवन की अवधि से तो बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ स्पैन कितना मानते हैं, कितना जी लेंगे आप, है ना, 60, 70, 80, 90, 100, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये हजारों साल में आपका दोबारा बनता है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। इनकी लाइफ जो है बनने में हमसे बहुत ज्यादा 10-20 गुना ज्यादा इनको बनने में लगता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनवीकरणीय का संसाधन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, इनके अगर आपको उदाहरण देखना है, तो वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपके अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण ना कैसे होता है, तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कार्यों पर निर्भर, मतलब कार्यों नहीं, कारकों, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, कि कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। इसकी एक जो है महत्वपूर्ण कहे, ये एक जो है अपनी एक सीमा होती है जहां पर ये आपको मिलेंगे। अब ये संसाधन के जो भंडार हैं, ये हैं क्या, तो ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मतलब भंडार सिंपल क्या है, स्टोरेज की तरह आप समझ सकते हैं, कि जो क्या है, जहां पर वो चीजें हैं जिनको आप लाकर यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन का भंडार। यहां इन्होंने ना एक छोटे से बॉक्स में एक चीज दी है आपको, मैं चाहूंगी कि आप इसे देख लें, कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में आपको सोचना है और आपको बताना है कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है और किस तरह से करता है। इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप अपना उत्तर लिखें। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको संसाधन समझ में आया होगा, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ में आया होगा। अब क्योंकि आप नवीकरणीय अनवीकरणीय का जो कर चुके हैं, तो दूसरा हमारा कौन सा आता है, वो आता है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो देखिए, आपको ये बात तो पता है कि प्राकृतिक पदार्थ जो है वो आपको संसाधन बन जाते हैं, वो आपको प्रकृति ने जो दिए हैं वो आप क्या है उसको संसाधन की तरह यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो हमें प्रकृति से मिली है ना, तो उसके मूल रूप को हम बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? ताकि हम उसको अपनी जरूरत के अनुसार उसका हम प्रयोग कर सकें। जैसे आपके लोह अयस्क है, उस समय तक संसाधन नहीं थे जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो जैसे ही लोगों ने उससे लोहा बनाना सीख लिया लोह अयस्क से, तो वो क्या हो गया, वो संसाधन बन गया। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस लिए करते हैं? आप लोहे का उपयोग क्यों करते हैं? तो पुल बनाने के लिए करते हैं, सड़क बनाने के लिए करते हैं, मशीन बनाने के लिए करते हैं, वाहनों को निर्मित करने में इन चीजों का प्रयोग होता है। किसका? लोहे का, जो अब क्या है, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी ना एक मानव निर्मित संसाधन ही है। ये जो आप टेक्निक यूज करते हैं, तो ये भी क्या है, ये एक मानव निर्मित संसाधन है। आगे ये हमें बता रहे हैं कि इसीलिए हम जैसे लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने ना क्या किया, समझाया आपके राजू को, तो राजू ने क्या कहा, हाँ, राजू ने इसमें मतलब ऐसे हाँ करते हुए सिर हिलाया कि हाँ वो एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो यहां हमें मोना और राजू ने संसाधन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आगे चलते हैं, जो तीसरे संसाधन है हमारे, यानी कि हम मानव, उसकी बात करते हैं। तो आप लोग या मैं, हम सभी क्या है, हम भी क्या है, एक संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा कोई ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए
मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग क्या करते हैं, लोग मानव संसाधन है। तो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण से क्या होगा, समर्थ होने के लिए हमें क्या करना होगा, लोगों के कौशल में सुधार करना होगा, तभी वो मानव संसाधन जो है हमारे लिए बनेंगे और मानव संसाधन में विकास होगा। यहाँ ना आपको एक ये फिगर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, मैं चाहूँगी आप इसको देखें। यहाँ ना कुछ खबरें पढ़ी जा रही हैं, जैसे सूखे के कारण फसलों का विनाश हो गया है। तो जो यहाँ पर एक महिला है वो क्या सोच रही हैं, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वो अपने मन में सोच रहे हैं, क्यों नहीं। तो यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है। मतलब आगे जाके वो सभी खुश हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने कुछ बना लिया है। तो वो सब क्यों हुआ है, ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हो पाया है। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान निकाल पाए हैं। तो मनुष्य क्या है, आपको ये बात समझनी होगी कि हम सभी क्या हैं, हम सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसान जैसे अन्न उपजाते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो एक दूसरे को संसाधन की तरह हम प्रयोग भी कर रहे हैं। तो मानव संसाधन से क्या मतलब है, तो इन्होंने यहाँ सिंपल सी बात बताई है कि लोगों की संख्या, कि लोग कितने हैं और उनकी योग्यता, जैसे कि आपकी कोई मानसिक योग्यता हो सकती है, आपकी कोई शारीरिक योग्यता हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये है मानव संसाधन। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने में या मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, मतलब कुछ लोग लोगों को संसाधन मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार तो हम नहीं कर सकते ना कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मानव जो है संसाधन है। अब यहाँ आप ये देख रहे हो कि ये मोना जी जो है वो लेटी हुई हैं और वो ना सपना देख रही हैं। क्या सपना देख रही हैं, तो वो उन्होंने उठ के अपनी माता जी को बताया। क्या बताया है, जरा देखते हैं। कि मोना ने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही है, ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। तो लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। तो उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया और उनसे पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो माता जी ने उनकी क्या उत्तर दिया, हाँ, यदि, कब होगा, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अब राजू पूछ रहा है कि हम इसके लिए क्या करें कि हम इनको संसाधनों को बचा सकें। तो माता जी ने क्या उत्तर दिया कि आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं बात करते हो कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम संसाधन को बचा सकें। तो चलिए जरा देखते हैं संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो है सतत पोषण विकास द्वारा। किसके द्वारा, सतत पोषण विकास के द्वारा। अब सतत पोषण विकास क्या है, तो देखिए, जब हम संसाधनों को ना बहुत सावधानी से यूज करते हैं, ताकि आज हम तो यूज कर ही रहे हैं, हम तो उसका प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन कल को हमारी आने वाली पीढ़ी भी, भावी पीढ़ी भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, अगर हम उसे बचा पाएं, तो इसे क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों को यदि सततता पूर्वक अगर आप उपयोग कर रहे हैं और आप जब उसको सतर्कता से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होगा, उनको नवीकरण के लिए समय मिलेगा, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, तो संसाधनों का संरक्षण हो जाए। तो इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता क्या है कि आप उपयोग तो आज करो ही, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसका संरक्षण। जब आप इन दोनों में बैलेंस बनाते हो, इन दोनों में संतुलन बनाते हो, तो इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों को यूज करो, लेकिन इतनी सतर्कता से करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप उसे बचा के रख सको। संसाधनों के संरक्षण में ना, कि मतलब अब हम कर रहे हैं, ठीक है जी, हमें संसाधन को बचाना चाहिए, सतर्कता से इस्तेमाल करना चाहिए, पर करें क्या, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर भी कुछ बता रहे हैं ये। तो चलिए जरा उन तरीकों की बात कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि उपभोग को, आपको जो भी आप जो चीज़ें यूज करते हैं उसे कम यूज करें। तो उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर इन बच्चों ने क्या किया कि बच्चे जो है इकट्ठा हुए,
तो उस शाम बच्चों ने और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र जो कि व्यर्थ पड़े थे और समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से क्या किया, लिफाफे बनाए और खरीदारी के लिए थैले बनाए। अब इन्होंने थैले तो बना लिए, लेकिन इसका क्या यूज होगा? तो मोना ने क्या कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। और मुस्तफ़ा साहब क्या कह रहे हैं? तो मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है जिसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जेस्सी जी कहती हैं कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया क्या, क्यों? क्योंकि देखिए, कागज को अगर आप व्यर्थ नहीं करते हैं तो इसके साथ साथ भी आप क्या कर रहे हैं, अपने वनों को बचा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कागज जो है लुगदी से बनता है और लुगदी कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। तो अगर आप कम यूज करेंगे तो जितना कम करेंगे उतने कम पेड़ को काटा जाएगा। समझ रहे हैं? आगे आगे और क्या कह रहे हैं कि देखिए, बच्चे कितना ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि मैं ध्यान रखूंगा क्या, कि मेरे घर में विद्युत जो है व्यर्थ ना हो। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में अगर कहीं बल्ब एक्स्ट्रा जल रहा है, कहीं ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा जल रही है, या फैंस या जो पंखे जिन्हें हम कहते हैं, तो पंखे, एसी, इन सभी का उतना ही प्रयोग करें। अगर कहीं बैठे हैं तभी उसे चलाएं, अदरवाइज उसको हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर मुस्तफ़ा ने जोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलता है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि विद्युत व्यर्थ ना हो। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ये कौन कह रही हैं? तो ये आशा जी कह रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों ने क्या किया, कागज को वेस्ट होने से बचाने की बात की है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को बचाने की बात की है, यहाँ पर वो जल को बचाने की बात कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जब इतना सोच सकते हैं तो हम सभी को इस बारे में बहुत अच्छे से ना कि सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि कदम भी उठाने चाहिए। तो बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं, है ना? तो आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण के कैसे मदद करना जा रहे हैं? और जैसे भी जा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरह से चेंज लाने वाले हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य ना पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, उसके परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। तो हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा, यह हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? सबसे पहला, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, यह हमें समझना होगा, और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, इसके लिए कार्य करना होगा, और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। अब हमने यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की बात की है ना, हम इसकी ये पिछले 2-3 पेजों से हम यही सतत पोषणीय विकास के बारे में जान रहे हैं। तो चलिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आपको आदर करना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। एंड दूसरा है, मानव जीवन की गुणवत्ता को आपको बढ़ाना होगा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और उसके विविधता का संरक्षण करना होगा। आपके पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके ह्रास को कम से कम करना होगा, और पर्यावरण के प्रति सभी को व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना होगा। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य हम सभी को बनाना होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि संसाधन के प्रकार और सतत पोषणीय जो विकास है ये मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूं और आप सभी को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, और मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।